आज मनुष्य का पाचन तंत्र व आहार नाल के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक फिगर दिया है। मनुष्य के पाचन तंत्र के पहले हमने इसमें मुख बक्कल कैविटी से संबंधित एक वीडियो पहले दे दिए हैं। अब आज हम देखेंगे कि आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर रेक्टम तक विस्तृत होता है एक नली के रूप में, जिसमेमें मुख में हमने बताया था कि 2 जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। दंत विन्यास सूत्र बताया था 21-23/21-23। उसके आगे हम देखेंगे। मुख में यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन शुरू होता है तो मुख गुहा से यानी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से ही प्रारंभ होता है। अब आहार नाल को आगे देखेंगे। आहार नाल, मुख, फिर ग्रसनी, यहाँ पे है मुख, लार ग्रंथि होती है, लेकिन लार ग्रंथ के बारे में एक मैं डिटेल वीडियो दूंगा। जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथ, यकृत और अग्नाशय पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इन तीनों के बारे में अलग अलग से वीडियो देंगे, लेकिन आज केवल हम आहार नाल को ही देखेंगे। उसके बाद मुख गुहा का अंतिम सिरा ग्रसनी में खुलता है। ये यहाँ पे है ग्रसनी। ग्रसनी में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको निगल द्वार कहते हैं, और इसी में श्वास नली का एक छिद्र होता है जिसको घाटी द्वार कहते हैं, ग्लोटिस, और इसी से जुड़ा हुआ इसी का अगला भाग ट्यूब्यूला होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और जीभ के अंतिम सिरे व निगल द्वार के पास एक रचना होती है उभार के रूप में जिसको टॉन्सिल कहते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि हम जब भोजन करते हैं, भोजन नली और श्वास नली जब इकट्ठे ही है, तो भोजन जब करते हैं तो उस श्वास नली में क्यों नहीं चला जाता। तो यही जो घाटी द्वार बताया गया ग्लोटिस के रूप में होता है, एक ढक्कन का कार्य करता है। जब हम भोजन को निकालते हैं तो बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो आहार नाल में भोजन जाता है, ना कि श्वसन नली में। आगे कहेंगे, जैसे यहाँ पे कहा मुख का अगला सिरा ग्रसनी में खुलता है, ऐसे कहेंगे ग्रसनी का अगला सिरा कहाँ खुलता है, ग्रासनाल में खुलता है। ये ग्रासनाल। ग्रासनाल 25 सेंटीमीटर लंबा एक नली के रूप में होता है जो श्वास नली के पास होता है, और डायाफ्राम से होता हुआ, उदर गुहा से होता हुआ ग्रासनाल ओसियोफेगस आमाशय में जाके खुलता है। अर्थात ये नली ग्रास नली आके यहाँ ऐसे आमाशय में पहुंचता है, स्टमच में पहुंचता है। आमाशय यहाँ पे फिगर में है। आमाशय की बात करेंगे तो आमाशय यानी स्टमच एक जे के आकार का, अंग्रेजी अक्षर के जे के आकार का एक थैली नुमा भाग है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी यही आमाशय की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आमाशय की होती है। आमाशय में 2 छिद्र होते हैं। एक तो ये जहां पे जुड़ता है आके ग्रासनाल, ये इसको कार्डियक छिद्र बोलते हैं, और दूसरा जो इसका अंतिम सिरा होता है, जो छिद्र होता है, उसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। तो कार्डियक छिद्र, पाइलोरिक छिद्र, सीधे कहेंगे 2 छिद्र, कार्डियक छिद्र और दूसरा पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। इस प्रकार आमाशय की भित्तियों में आमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन एंजाइम
प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, सरल पेप्टोन में तोड़ देता है, जबकि रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिनोजन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। आमाशय की भित्ति में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पेप्टिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं और म्यूकस कोशिकाएं। पेप्टिक कोशिकाओं से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर के रूप में भी ये क्वेश्चन किया गया है कि HCl का पूरा नाम क्या है, ये कहाँ स्रावित होता है और इसका क्या कार्य है। तो ध्यान दें, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से HCl पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह भोजन के साथ, यानी जो भोजन करते हैं आमाशय में आया, तो ये HCl क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। वैसे लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो भी जीवाणुओं को नष्ट करता है, लेकिन जो वहां से बच जाते हैं, थोड़ा स्ट्रांग जीवाणु होते हैं, वो यहाँ आमाशय तक पहुंचते हैं और ये HCl क्या करता है, उन जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही HCl भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है और यहाँ पर जो टाइलिन की क्रिया होती है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो यहाँ ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के बारे में बोलेंगे, इनसे HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है और टाइलिन की क्रिया जो होती है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। अगला है म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, यानी स्रावित करती हैं और ये भोजन का जो माध्यम होता है, यानी भोजन को ये थोड़ा चिकना बनाता है ताकि ये आगे नली में आसानी से खिसक सके। आमाशय में भोजन करीब 4 घंटे तक रुकता है और इसमें क्रमांकुचन गतियां इतनी तेज होती हैं कि भोजन का पूरी तरीके से लुप्ती बन जाता है, अर्थात एक लेई की तरीके से बन जाता है, जिसके फलस्वरूप ये फिर आगे जाके यानी आमाशय का अगला सिरा जाके छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का अंतिम सिरा ग्रहणी में खुलता है, यही है आमाशय और यहाँ पे ये इतना, ये ग्रहणी है। ग्रहणी अंग्रेजी के सी आकार का होता है, यही सी के आकार का ये दिख रहा है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है, एक नली के रूप में होता है। यहां पे देखेंगे, यहां पे यकृत जुड़ा होता है और यहीं से जहां पे ये सी का आकार है, इधर अग्नाशय ग्रंथ जुड़ी होती है। तो यहां पर लीवर और अग्नाशय जुड़ी होती है। अब ग्रहणी में यकृत से पित्त नली और जबकि अग्नाशय से अग्नाशयी नली, ये दोनों आकर कहाँ मिलते हैं, ग्रहणी में मिलते हैं। फिर से देखें, अंग्रेजी के सी के आकार का ग्रहणी होता है और यहां पर अग्नाशय और यहां पर यकृत होता है। यकृत से पित्त नली ग्रहणी में आके मिलता है, जबकि अग्नाशय से अग्नाशयी नली क्या होता है, ग्रहणी में आकर मिलता है। क्योंकि ये ग्रंथि है दोनों, अग्नाशय भी ग्रंथि है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर, और यहां से जो भी जूस निकलते हैं वो आके इसी ग्रहणी में मिलते हैं पित्त नली और अग्नाशयी नली के द्वारा। अब ये पित्त नली से जो भी पित्त रस निकलता है वो भोजन का जो माध्यम अम्लीय था यहाँ पर आमाशय में, वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। उसके प्रभाव को पित्त रस क्या करता है, चेंज कर देता है और भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है, यानी बेसिकली हो जाता है, एसिड से चेंज हो जाता है।
अब अग्नाशय में देखेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो देंगे, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम निकल रहे हैं उसके बारे में देख लें, क्योंकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन ये जो 3 एंजाइम निकल रहे हैं उसको पहले देखें। अग्नाशय ग्रंथ एक मिश्रित ग्रंथ है और इसमें जुड़ी एक अग्नाशयी नली होती है। इसी के सहारे ये 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में चेंज कर देता है, जबकि एमाइलेज एंजाइम मंड को घुलनशील शर्करा में चेंज करता है, जबकि लाइपेज वसा फैट को क्या करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी चेंज कर देता है। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है, 3 प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, जबकि एमाइलेज एंजाइम मंड को शर्करा में चेंज करता है, और लाइपेज एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ग्रहणी यानी डियोडिनम का अगला सिरा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और ये छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत। ग्रहणी ये हो गया, और ये बड़ी आंत है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। नाम में याद रखना, बड़ी आंत और छोटी आंत। नाम तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई अधिक होती है किससे, बड़ी आंत से। बड़ी आंत छोटी होती है, जबकि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। कितना, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, और छोटी आंत की दीवारों पर आंतीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं, और इन आंतीय ग्रंथियों से आंतीय रस निकलते हैं, और इन आंतीय रस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज, ये 4 एंजाइम होते हैं। एक इरप्सिन भी होता है, और ये किस प्रकार भोजन को कन्वर्ट करते हैं, और छोटी आंत में ही भोजन का पाचन अंतिम रूप से पूर्ण रूप से हो जाता है। तो देखेंगे किस प्रकार से ये काम करते हैं यहाँ छोटी आंत में। सबसे पहला एंजाइम है इरप्सिन। इरप्सिन क्या करता है, जो बची हुई प्रोटीन होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन जो शेष प्रोटीन बच जाती है, तो ये क्या करता है, इरप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, यानी इसको तोड़कर अमीनो एसिड के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला एंजाइम है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, क्योंकि वहां पे हमने बताया था माल्टोज में चेंज कर देता है, मंड को माल्टोज में, इटालियन एंजाइम। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो माल्टोज होता है, ये माल्टेज एंजाइम उसको ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है, और ये ब्लड में फिर अवशोषित होकर अवशोषण सतह से पहुंच जाता है। फिर सुक्रेज एंजाइम, ये सुक्रोज मीठे फलों में पाया जाने वाला, उसकी बात हो रही है। सुक्रोज एंजाइम को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। फिर अगला है लैक्टेज एंजाइम। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, तो उस लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है और प्लस गलैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। फिर लाइपेज एंजाइम होता है, जो इमल्सिफाइड वसा होती है उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 5 एंजाइम, इरप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज और लाइपेज। माल्टोज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, तथा लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी छोटी आंत में
छोटे छोटे अंगुली के समान रसांकुर पाए जाते हैं। कई बार ये पूछा गया है कंपटीशन में, रसांकुर क्या होते हैं, रसांकुर क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो छोटी आंत की सतह पर पाए जाते हैं या भित्तियों में पाए जाते हैं। और ये रसांकुर जहां पे भोजन अवशोषित होता है वहां की अवशोषण सतह को ये बढ़ाते हैं। एक नंबर में अगर पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि रसांकुर का क्या कार्य है, तो रसांकुर भोजन के अवशोषण की सतह को, अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। कई बार ये सवाल किया गया है, रसांकुर का क्या कार्य है, ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। अंगुली की समान रचनाएं होती हैं, यहीं पे ऐसे ये होते हैं फिगर के अनुसार। तो छोटी आंत इस प्रकार, फिर आगे जाके इसका पिछला सिरा या अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत जिस स्थान पे आके खुलता है या मिलता है उस स्थान को सीकम कहते हैं। और ये यहीं पे आके मिलता है, इसी एरिया को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और जो बड़ी आंत होती है इसका अंतिम भाग कोलन कहलाता है। और यहां से लेके ये इतनी एरिया जो सबसे लंबा होता है बड़ी आंत का, यही है कोलन। अभी एक कौन अभिनेता हैं जिनको कोलन में कैंसर हुआ था, उसके कारण उनकी डेथ हुई। तो ये इसका जो बड़ी आंत का अंतिम सिरा होता है, जो सबसे लंबा होता है बड़ी आंत में, वो कोलन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ी आंत में इस प्रकार दो भागों में बटा होता है, एक सीकम और दूसरा कोलन। जिस स्थान पे खुलता है उसको सीकम कहते हैं और बड़ी आंत का अंतिम जो सबसे लंबा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत के बाद का भाग होता है, खुलने वाले स्थान को सीकम कहते हैं। और बड़ी आंत की लंबाई कुल मिला के लगभग 7 फीट होती है, जबकि मैंने बताया था छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो 7 फीट होती है, नहीं सॉरी 7 मीटर होती है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है बड़ी आंत की, इस 7 फीट होती है। तो दोनों में फर्क। ऐसे भी अगर कहीं सवाल बने कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो नाम से मत चौंकना कि बड़ी आंत है तो बड़ा होगा, नहीं, ये छोटा होता है, 7 फीट होता है। और जबकि छोटी आंत कितना लंबा होता है, 7 मीटर होता है। आगे देखेंगे, इस बड़ी आंत में यहां पे एक सिरा दिख रहा है, एक बंद 7 से 8 इंचेस के रूप में, एक बंद अंध नली के रूप में होता है। अर्थात बंद होता है, आगे कोई रास्ता नहीं होता, अंध का मतलब अंधेरा, आगे जब रास्ता नहीं तो अंधेरा ही। इस बंद अंध नली के रूप में जो यहाँ पे उहार के रूप में होता है, इसको कहते हैं क्रिम रूप परसेसिका, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स इंग्लिश में। ये अपेंडिक्स का कार्य क्या था, अब यह एक अवशेषी अंग के रूप में है। पहले मनुष्य को जब आग का ज्ञान नहीं था तो ये कच्चे मांस खाता था और पौधों की पत्तियों को खाता था, उनके फलों को खाता था। तो ये उस समय सेलुलोज का पाचन करता था। लेकिन लैमार्क को आपने बताया है कि जिन अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है वह विकसित होते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वह धीरे धीरे घटकर समाप्त हो जाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वह अवशेषी अंग के रूप में देखे जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कई अवशेषी अंग हैं, जिसमें कृम रूप परसेसिका या अपेंडिक्स भी एक अवशेषी अंग है। कभी कभी देखा जाता है कि इसी अपेंडिक्स जब ये कभी कभी सक्रिय हो जाती है या थोड़ा बढ़ जाती है तो पेट दर्द की शिकायत होती है,
फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट कर बांध देते हैं, यानी उसका ऑपरेशन कर देते हैं और ये फिर पुरानी कंडीशन में आ जाती है और पेट दर्द की शिकायत फिर समाप्त हो जाती है। तो यही क्रम रूप प्रशेषिका या अपेंडिक्स है, जो अवशेषी अंग के रूप में आज भी इस बड़ी आंत में मौजूद है। अब हमने बताया इसका कार्य क्या था पहले, अब नहीं है, इसलिए अवशेषी अंग के रूप में यही अपेंडिक्स या क्रम रूप प्रशेषिका होता है। कोलन पहले ही बता दिए कि ये इसका अंतिम भाग होता है बड़ी आंत का यहाँ पे, और ये फिर बड़ी आंत का अंतिम सिरा यानी कोलन का अंतिम सिरा मलाशय यानी रेक्टम में जाके खुलता है और यहाँ पे भोजन विष्ठा के रूप में यानी अपच भोजन विष्ठा के रूप में या अवशोषित भोजन विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। फिर गुदा ये छल्लेदार मांसपेशियों का बना एक रचना होता है जो मलाशय का अंतिम भाग होता है और इसी से अपर्चर के रूप में शरीर से बाहर मल त्याग दिया जाता है। तो ये था आहार नाल या मनुष्य का पाचन तंत्र। फिगर को पूरा बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, फिगर से ही समझने की कोशिश करेंगे। लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। आहार नल मुख से प्रारंभ होता है, ग्रसनी, फारिंक्स, ओसियोफेगस, ग्रासनली, स्टमच, आमाशय, फिर उसके बाद ग्रहणी जो सी आकार का होता है, फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मलाशय और उसके बाद गुदा। इस प्रकार आहार नाल इतना लंबा भोजन के यानी एक नली के रूप में होता है। अब ये क्वेश्चन हाई स्कूल में देखें तो लॉन्ग आंसर के रूप में इस प्रकार से पूछा जाता है, मनुष्य की पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप पूरा फिगर बनाएंगे सभी लोग और उसके बाद मुख से लेकर मलाशय या गुदा तक पूरा एक एक का वर्णन मैंने जैसे बताया उसको नोट्स के रूप में लिखेंगे और अगला तैयार करेंगे। कंपटीशन से जुड़े हुए बहुत से सवाल इससे हैं। इसमें जितनी ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले पाचक रसों का, एंजाइम का और विशेषकर अग्नाशय ग्रंथ से भी सवाल बनते हैं। इन तीनों ग्रंथ के लिए अलग अलग से इसके बाद जस्ट मैं वीडियो दूंगा। तब के आज इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तैयार करें।